कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा ना करो। दोस्तों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने भारत के संविधान के जो भी अनुच्छेद हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन पेपर में जो आते रहते हैं, उनसे संबंधित मैंने प्रश्न रखे थे। कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उनको आज रखेंगे और फटाफट इनका जवाब देते चलिएगा। इसमें जो भी आंसर आपको सही लगता है उसका जवाब दीजिएगा। बाकी इसमें एनालिसिस ये कीजिएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे, कितने गलत। और ये 2 ही वीडियो काफ़ी हैं, 100 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। बस इसके अलावा ना पढ़िएगा, सिर का दर्द मत बनाइएगा, कुछ नहीं आने वाला है, यही इतना काफ़ी है। तो इसमें सबसे आज का पहला सवाल है, समानता का अधिकार प्रदान किया गया है तो किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार प्राप्त किया। देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर इनके अंदर उप अधिकार भी दिए गए हैं। तो इसमें उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। जिसने पहला आंसर दिया है उसका आंसर तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है वो समानता का अधिकार है, जिसके तहत 5 तरह की समानता आती है। अगला प्रश्न है, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन है। तो संघ जो है और लोक सेवा आयोग जो होता है उसका वर्णन, राज्य की जो लोक सेवा आयोग और संघ का, तो इसके बारे में वर्णन किया गया है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिस भी बच्चे ने आंसर सी दिया है उसका सही है। अनुच्छेद 315 याद रखना है, संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन करता है। जैसे बीपीएससी होता है, यूपीएससी होता है, राजस्थान आरपीएससी होता है, इस तरह से। तो इसका वर्णन जो है वो जिस बच्चे ने सी दिया है उसका आंसर सही है। 315 अनुच्छेद आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 331 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंधन किस अनुच्छेद किस राज्य से संबंधित हैं। तो ये किस राज्य से संबंधित हैं। देखिए, 370 पहले था, वो राज्य कश्मीर से जुड़ा हुआ था। अब आपको बताना है 371 जो है, इसमें जो विशिष्ट अधिकार उपबंधन किए गए हैं वो किस राज्य के हैं। तो इसमें आंसर जिस भी बच्चे ने डी दिया है उसका आंसर सही है। मिजोरम को आपको याद रखना है, मिजोरम को यह अधिकार दिया गया है इस अनुच्छेद के तहत। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है। मतलब भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल जो शब्द है वो सिर्फ एक बार ही प्रयोग हुआ है, उसका वर्णन किया गया है और वो किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका जवाब आपको देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 312 आपको हर कीमत पे याद रखना है। आर्टिकल 312 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में वर्णन है। देखिए, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, इनका वर्णन, लोक सेवा राज्यसभा और लोकसभा का वर्णन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल प्लस मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री, इतने वर्णन तो आपको हर कीमत पे कहते ज़बान पे रटे होने चाहिए। मैंने उसके पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, मैंने उसका ट्रिक भी बताया था कि अगर मान लीजिए वर्णन 80 जो है राज्यसभा का है, अनुच्छेद 80 अगर राज्यसभा का वर्णन करता है तो वो राज्यसभा होती है दिल्ली में, तो उसमें 89 मिला दीजिए, 89 मिला दीजिए, तो जो बनेगा वही जो है राज्य की होगा, राज्य की जो है वर्णन होगा। मान लीजिए राज्यसभा है राजस्थान देश में, तो उसका अंश मतलब जो है अनुच्छेद 80 है, तो उसमें अगर 79 मिलाए तो 169 हो जाएगा। तो 169 वर्णन में राज्य की विधान परिषद का है, क्योंकि जो विधान परिषद होती है वही राज्य। और अगर लोकसभा जैसे मान लीजिए है 81 में, तो विधानसभा जो है वो हो जाएगी 70, 170 में 79 मिला दीजिए उसमें। इस तरह से आपको याद रखना है। खैर, राज्य के किसमें राज्य के जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसका वर्णन है। तो इसमें जिसने भी आंसर डी दिया है उसका आंसर सही है, यानी अनुच्छेद 214 के अंदर उच्च न्यायालय का वर्णन है। अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा और कोई एग्ज़ाम एनटीपीसी वगैरह का है, एसएससी वगैरह का है, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक के बारे में वर्णन है।
तो भारत का महालेखा परीक्षक और जो है महालेखा परीक्षक नियंत्रक जो होता है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, वर्तमान में है कौन, ये भी आपको याद रहना चाहिए सबसे पहली बात। तो इसमें आंसर देखिए यहाँ पे 148 होगा, अनुच्छेद सी आपका आंसर सही होगा, 148 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार संवैधानिक है किस अनुच्छेद के तहत। देखिए भारत में पहले जो मूल अधिकार हैं नागरिकों को दिए गए वो 7 थे, अब एक हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार, इसको मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये संवैधानिक कर दिया गया है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो इसका किया गया है 300 आर्टिकल 300A, मतलब 300 अनुच्छेद 300A में इसका वर्णन किया गया है। पूछा जाए मूल अधिकार भारत के संविधान में लिए कहाँ से गए हैं, तो मूल अधिकार भारत के संविधान में और प्लस भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है इनको जो है वो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अगर बाई चांस पूछ ले तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो आगे देखिए ब्रिटेन से का जो राजा होता है उसी से लिया गया है, लेकिन वो चुना नहीं जाता, वो वंशानुक्रम है। अपने भारत में एकल संक्रमणीय पद्धति के तरह के माध्यम से राष्ट्रपति को चुना जाता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रावधान है, तो किसमें ये आरक्षण का प्रावधान है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिस बच्चे ने अनुच्छेद 335 दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही साथ में आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो संवैधानिक जो उपचार हैं उनका अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो जिसने आंसर सी दिया है अनुच्छेद 32 उसका आंसर बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चनों का लेवल और वीडियो की क्वालिटी आपको पसंद आती है तो वीडियो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति के बारे में बताया गया है। देखिए राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक जो है वो राष्ट्रपति का वर्णन है। सारी उसके पद है, सबसे पहले उसका पद का वर्णन किया गया है जो है, फिर उसके बाद में उसका कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में उसका वर्णन है, फिर नियुक्ति का वर्णन है। वे गिनते चलाए जाइए, 12 में पद है, 52 में पद है, 53 में अनुच्छेद 53 में उसकी जो है कार्यपालिका का वर्णन है, अनुच्छेद 53 में उसकी जो है नियुक्ति का वर्णन किया गया है। इस तरह से सारे अनुच्छेद याद रखिएगा 52 से 61 तक के। तो इसमें आपका आंसर जिसने बी दिया है उसका आंसर सही है। यहाँ पे देखिए बी के वजह क्या लगा दिया, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, खैर लेकिन आपको साफ दिख रहा होगा। अनुच्छेद 72 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है जो आपको याद होना चाहिए। तो इसमें आंसर बी आपका सही होगा। जिस बच्चे ने बी दिया है उसका सही है। अनुच्छेद 51 आपको याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को याद भी रहेगा। तो इसमें विदेश नीति से संबंधित है। आगे है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने इसलिए कहा कि इतने ही क्वेश्चन बहुत काफ़ी हैं, और अगर आप एग्ज़ाम देते रहते हैं तो आपको क्वेश्चनों का लेवल देख करके ही लग रहा होगा कि मैं बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही हुआ होगा। तो इसमें आंसर जिसने बी दिया है उसका आंसर सही है। अनुच्छेद 48A जिसने भी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अच्छा देख लीजिए, बता दीजिए मुझको, जो ग्राम प्रधान चुना जाता है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए जब वो चुनाव लड़ सकता है। देखें कौन कमेंट करके बताएगा।
ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए आयु आपको बतानी है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको आयु बतानी है, और साथ साथ में मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको आयु बतानी है। देखें कौन बताएगा, 3 सवाल हैं, जो बच्चा बताएगा उसका अगला वीडियो में नाम लेंगे। तो संविधान का अनुच्छेद मतलब किस में किया गया है, राज्य सरकार गठन कर ग्राम पंचायत के गठन कर सकती है। तो इसमें उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, और इसमें आंसर जिस बच्चे ने भी 40 दिया है, यानी ए आंसर जिसने भी दिया है उसका आंसर सही है। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। भारत में अभी तक वित्त आपातकाल नहीं लगा है। जो बाहरी आक्रमण होता है वो लग चुका है, चीन और भारत के युद्ध के समय, और साथ ही साथ में पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ उसमें भी लग चुका है। लेकिन इसमें क्या है, घोषित किया गया आपातकाल, आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं घोषित किया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, जब वित्तीय आपातकाल लगेगा तो हर सरकारी जो वर्कर होगा, चाहे वो कोई भी सरकारी नौकरी में, उसकी सैलरी कटेगी, उसकी जो नौकरी का पैसा होगा वो कटेगा, सिवाय राष्ट्रपति को छोड़कर। राष्ट्रपति का नहीं कटता है, ये याद रखिए आपातकाल में। तो इसमें अनुच्छेद आपको 360 याद रखना है। अनुच्छेद 360 जो है वो आपातकाल का वर्णन करता है। भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो मैंने क्या कहा था, भारत के न्यायवादी जैसे अटॉर्नी जनरल जो होता है उसे चुना जाता है। याद रखना यहाँ पर, अटॉर्नी जनरल जो भारत का होता है उसे किसी भी तरह की सैलरी नहीं मिलती है। यह चीज़ आपको याद रखना चाहिए। इसको नियुक्त कौन करेगा, तो राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। दूसरी चीज़, इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की इसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। सर्वोच्चतम न्यायालय जो है उसके जज बनने की क्वालिटी होगी, उसी को नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद इसका जो होता है वो 76 होता है। तो मैंने क्या कहा, जिस तरह से महान्यायवादी केंद्र में होता है और 76 अनुच्छेद के तहत उसे चुना जाता है, उसी तरह से जो है राज्य में भी जो है महावक्ता होता है, जिसको एडवोकेट कहते हैं। तो एडवोकेट जनरल जो होता है वो अपने राज्य में होता है। राज्य का जो एडवोकेट होता है, तो इसमें अनुच्छेद 76 दिया गया है महान्यायवादी में। तो राज्य का अगर एडवोकेट के बारे में पूछ लिया जाए, चुना जाता है जो है महावक्ता, तो उसमें क्या है, इसमें 89 जोड़ दीजिए और जो अनुच्छेद बनेगा वही अनुच्छेद बन जाएगा, जनरल एडवोकेट का बन जाएगा। आगे देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताना है कि मीडिया जो है उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। हालांकि आजकल उसने अपनी क्या दशा बना के रखी है वो सभी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको चौथा स्तंभ माना जाता है। उसने अपनी क्वालिटी, अपनी वैल्यू खुद चाटुकारिता के वजह से गिरा दी है। भारत का मीडिया लगातार दुनिया के 148 नंबर पर पहुंच गया है मीडिया। मतलब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से भी धीरे धीरे बदतर होता चला जा रहा है भारत का मीडिया। मतलब पूरे विश्व में भारत का मीडिया 148 नंबर का गिना जा रहा है, और शायद ये और भी रैंक 151 पे शायद अब पहुंच गया है। तो आप सोचिए कि यहाँ जो है पत्रकारिता तो बिल्कुल ना के बराबर ख़त्म हो चुकी है, चाटुकारिता बढ़ गई है। इसमें कौन सा अनुच्छेद होगा, तो अनुच्छेद बी, जिसने आंसर दिया है अनुच्छेद 19A, यानी आंसर बी जिसने दिया उसका सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन जीने का अधिकार है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जल्दी होगा, और कल यूपीटीजीटी वालों ने, पीजीटी वालों ने बहुत धरना दिया है। तो आश्वासन तो दिया गया है जल्दी एग्ज़ाम कराया जाएगा, उससे टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम यूपी का है उससे पहले, लेकिन एग्ज़ाम कराया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसमें जनरल पेपर होता है, संविधान से 3 क्वेश्चन हर कीमत पे हर हाल में आते हैं मैच करने के लिए, तो याद रखिएगा। अब इसमें आंसर आपका क्या सही होगा, जिसने अनुच्छेद 21 दिया है उसका आंसर सही है, यानी फर्स्ट आंसर अगर आपने दिया है तो आपका आंसर सही है, ए वाला आंसर, अनुच्छेद 21, जीवन जीने का अधिकार। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये देखो जो है संशोधन के ज़रिए लाया गया था ये अधिकार। तो आंसर आपका सही होगा 21A, अनुच्छेद 21A दिया गया है। जीवन जीने का अधिकार अभी मैंने बात की थी, अनुच्छेद 21 था, और निःशुल्क शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाएगी
उसका अनुच्छेद 21A हो जाएगा। तो 21 खाली काहे के लिए, जीवन जीने का अधिकार। शिक्षा वाला जो है निःशुल्क, वो है 21A। इस तरह से आपको याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में दशकों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो ये इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाक से। अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 22। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, अनुच्छेद 22 बस याद रखिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अब आया है। क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? मैं बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ता हूँ ताकि आप जल्दी से जवाब दे पाएँ। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं तो ये बात जो है आप कमेंट में ज़रूर डाला कीजिए, और गलत कितने हुए ये भी आपको लिखना चाहिए। कमेंट में लिखिएगा, उससे आपको ये मालूम होगा क्वेश्चन गलत। दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन गलत होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, इस तरह से ये याद हो जाएंगे। किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में बताया गया है? तो अपराध और दोषियों के संबंध में बताया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद आपका होगा 20, अनुच्छेद 20 याद रखिएगा, ए आंसर सही है। आगे देखिए, उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है किस अनुच्छेद में? समानता के अधिकार को पूर्ण रूप से बराबरी का दर्जा देने के लिए उपाधियों के अंत कर दिया गया। तो किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन किया गया है? तो 18, अनुच्छेद 18 जो है उसमें इस बात का वर्णन किया गया है उपाधियों के अंत का। अगला सवाल है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में वर्णन है। अवसर जो होता है, मिले अवसर मतलब हर किसी को जो है हर चीज़ में अवसर बराबर मिलना चाहिए, मौका जिसको कहते हैं, मौका बराबर मिलना चाहिए, अवसर। तो अवसर मिलने के लिए बात किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 के अंदर ये बात कही गई है। याद रखिएगा, सी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिरोध के बारे में वर्णन करता है। यानी नागरिकों में किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसका वर्णन काहे में किया गया है? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, और आपका आंसर सही होगा बी। अनुच्छेद 15 में ये बात वर्णित है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। विधि के समक्ष समानता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो विधि के समक्ष, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा 14। समानता का अधिकार मैंने क्या बात कही थी? 14 से 18 तक है, 5 तरह की समानता की बात की गई है। तो 14 जो है शुरू में, तो सबसे पहले विधि के समक्ष की बात ही है। अगला सवाल है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकों के बारे में बताया गया। यानी जो जब संविधान का प्रारंभ हुआ तो उसमें नागरिकों के बारे में वर्णित किया गया था कि भारत का वही नागरिक है जो मूल रूप से भारत का निवासी हो, भारत के किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो वह भारत का निवासी माना जाएगा, भारत के पूरे भारत के नक्शे में कहीं पर भी रहता हो। तो ये बात किस अनुच्छेद के तहत है? ये बात कही गई है अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 5 में कही गई है, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। नए राज्य, देखिए भारत उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, अगर इसके 2-3 टुकड़े हो जाते हैं, अलग अलग राज्य बना दिए जाते हैं तो विकास बहुत अच्छे से होगा। इसी से उत्तराखंड बन चुका है टूट के, झारखंड बना है बिहार से टूट के, तो इसी तरह से राज्य बना सकते हैं, संसद बना सकता है इस पर बिल ला करके। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है संसद के पास? तो ये जो है अनुच्छेद 3 में ही इस बात को कहा गया है, अनुच्छेद 3 में ही ये बात कही गई है कि राज्य नए बनाए जा सकते हैं, पुराने जो राज्य हैं उनके नाम चेंज कर सकता है, ये ताकत है, और सीमाएं चेंज हो सकती हैं। आगे है इंडिया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा वर्णन। ये प्रस्तावना में ही दिया गया है और अनुच्छेद 1 आपको याद रहे, बहुत आसान सा सवाल है। अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई है, नंबर 1 जो अनुच्छेद है उसमें ये बात, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और जो है बाल श्रम निषेध से संबंधित अनुच्छेद है। यानी बालकों से आप जो कार्य कराते हैं
या जबरन किसी से मजदूरी कराते हैं, मानव तस्करी कराते हैं, मानव तस्करी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इससे डिशेज से संबंधित जो है कौन सा अनुच्छेद वर्णन करता है, इसको रोकथाम इसी अनुच्छेद के तहत की जाती है और कार्रवाई भी इसी अनुच्छेद के तहत होगी अगर इसमें से आप संलिग्ध हैं किसी भी कार्य में। तो देखिए, आपको फटाक से जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और इसमें आंसर आपका सही होगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के तहत आप मानव तस्करी के तहत गिरफ्तार होंगे और ये अनुच्छेद 23 में है। कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध है। अब ये बालकों के जो अलग से नियोजन का प्रतिरोध किया गया है कारखाने या कहीं भी, कारखाना ज़रूरी नहीं, दुकान है, कारखाने हैं, बड़ी फैक्ट्री हैं, कुछ भी मतलब मॉल हैं, तो उसमें अगर ये कराते हैं कारखाने, तो आज में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है। देखिए, मेरे क्वेश्चन बनाए हुए अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए, और लेकिन वीडियो शेयर ज़रूर, अपने किसी भी ग्रुप में जुड़े हैं कोई बच्चा तैयारी कर रहा है उसको ज़रूर शेयर कीजिए। ख़ासतौर से असिस्टेंट प्रोफेसर का जो यूपी का एग्ज़ाम होने वाला है, या किसी भी राज्य का एनटीपीसी और एसएससी वालों के लिए ये सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा, इसमें फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो जिस बच्चे ने आंसर डी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद होगा 24। अनुच्छेद 24 में कारखानों में या कहीं भी बालकों से श्रम कराने पर प्रतिबंध है। तो यहीं तक क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इनमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। इससे पहले की क्वेश्चन आपने नहीं देखे, इससे पहले वाली वीडियो जो अनुच्छेद पर आई है उसको ज़रूर देखिएगा और ये देखिएगा, बस इतना ही काफ़ी है। संविधान से संबंधित, अनुच्छेदों से संबंधित और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बाकी मैंने भारत के जो नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभयारण्य हैं, उन पर मैं बना चुका हूँ वीडियो, वो आप देख सकते हैं और सारी की सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।